2-3 लेवल्स के ऊपर स्ट्रॉमैन किया है। एक तो उसने ये बात कही कि देखो कितना हेल्दी है, क्योंकि उसने ये वर्ड यूज़ किया ना, हेल्दी है काऊ यूरिन। इतना हेल्दी है कि मतलब उसको आप टीवी के ऊपर छिड़कोगे तो टीवी का जो स्क्रीन का साइज़ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? या फिर घोड़े का स्पीशीज़ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ उसने इंसिनुएशंस डाले। चलो उसने मज़ाक में करने की कोशिश की होगी, लेकिन अम, एक तो किसी चीज़ के हेल्थ बेनिफिट्स का क्लेम और किसी चीज़ के मैजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्लेम में, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो अब हम बेसिकली इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये ये पूछ लेते हैं कि भई एक्चुअली हिंदू धर्म में काऊ यूरिन की मतलब उसको क्या क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है? ठीक है? और ये कृत्य क्यों किया जाता है? ये क्या किसी संकल्प के लिए किया जाता है या फिर किसी किसी फ़ायदे के लिए किया जाता है या हेल्थ बेनिफिट के लिए किया जाता है? नहीं, अगर आप मनुस्मृति में देखोगे तो अगर आप कुछ-कुछ अपराध करते हो, से आपका जो कर्म दोष बना है उसको उसको एक्सपिएट करने के लिए आपको ये दंड एक प्यूरिफाइंग दंड भी है, एक ह्यूमिलेटिंग दंड भी है, क्योंकि आपको फिज़िकल यातना होती है जब आप ये करोगे तो। सबसे घिनौने जो अपराध होते हैं, जैसे कि जो गुरु माता है, गुरु माता के साथ कोई अवैध संबंध बनाने का जो कृत्य होता है, वो संतापन कृत्य होता है, या किसी पशु के साथ अवैध संबंध करने का, ठीक है? अननेचुरल संबंध करने का जो कृत्य होता है, वो संतापन कृत्य होता है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि जो गोमय है या फिर जो गौमूत्र है, उसमें उसमें प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन कोई किसी भी हिंदू पुस्तक में ये नहीं कहा गया है कि सुबह-सुबह उठ के आप पी लो तो आपका हेल्थ बेटर हो जाएगा, आपके आपके मसल्स के साइज़ बढ़ जाएँगे, बाइसेप्स 3 इंच बढ़ जाएँगे, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? बल्कि ये लिखा हुआ है कि आप अगर कोई ऐसा घिनौना अपराध करोगे, जिसका मतलब बहुत ही मतलब आपको दंड तो दे देंगे लोग, लेकिन दंड दंड लेकर भी आपकी आत्मा के ऊपर जो कलंक लगेगा, उसको नहीं निकाल पाओगे, तो उस समय आपको ये कठिन कृत्य करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये अलग बात है कि आयुर्वेद में अगर आप देखोगे तो जो सुश्रुत की पुस्तकें हैं या फिर चरक की पुस्तकें हैं, उसके अंदर इसकी स्टडी की गई है कि यूरिन की क्या बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये एक्चुअली आयुर्वेद का काम भी है, क्योंकि अब अगर आप 4000 साल पुरानी बात करोगे, तो उस समय तो ना तो लैबोरेटरीज़ थी, ना तो केमिकल प्रोसेसेस इवॉल्व हुई थी, बेसिक प्रोसेसेस थी, और सारी जो इंग्रीडिएंट्स हमें दवाइयों की मिलती थी, वो नेचुरल मिलती थी। तो या तो जड़ी-बूटियाँ, पत्ते, फल-मूल, या फिर जो पशु-पक्षी से जो जो चीज़ें मिल सकती हैं। तो जैसे कि आप देखोगे तो आपको सुश्रुत में ये भी आपको काफ़ी ट्रोलिंग वगैरह में यूज़ होता दिखेगा कि आयुर्वेद का एक पेज आपको मिलता है सुश्रुत संहिता से, जहाँ पे अलग-अलग जो जानवर है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, उनके यूरिन की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये लिखा गया है। लेकिन एक्चुअली आयुर्वेद का तो स्टडी करने का वो तो पर्पस ही वही है। आयुर्वेद अगर अगर नेचुरल चीज़ों को स्टडी नहीं करेगा कि उसकी मेडिकल बेनिफिट्स क्या है, मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या है, तो फिर आयुर्वेद किस काम का? तो 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 उसी लाइन में ये आयुर्वेद में रिसर्च हुआ था कि देखो यूरिन के ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये आपको जानकर हैरत होगी कि मॉडर्न साइंस जो है, यूँ तो वो अगर आप मॉडर्न साइंस से पूछोगे कि भाई यूरिन, मतलब चैट जीपीटी से पूछ लोगे कि यूरिन पीना क्या सही है? क्या हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? तो वो आपको चैट जीपीटी बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप थोड़ा-सा प्रोब करोगे, सरफेस के बियॉन्ड अगर आप खोदोगे, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसे आपको ड्रग्स मिल जाएँगे जिसको एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है, जो एनिमल यूरिन से बनता है, ठीक है? एक बहुत ही स्पेशलाइज़्ड दवाई है, उसका नाम है प्रेमेरिन। प्रेमेरिन उसको क्या मतलब, प्रेमेरिन इज़ अ शॉर्ट फॉर प्रेग्नेंट मेयर्स यूरिन, मतलब जो घोड़ी जो होती है, घोड़ी की जो यूरिन होती है, वो भी मतलब कोई ऐसी-वैसी घोड़ी नहीं, मतलब जो जिस घोड़ी को बच्चा होने वाला है, ऐसी प्रेग्नेंट घोड़ी, उसके यूरिन को लेकर उसमें से हार्मोन्स वगैरह निकाल के, एक्सट्रैक्ट करके केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको दिया जाता है फॉर यूटेराइन कैंसर के लिए भी यूज़ होता है, और फिर आपके उसके लिए भी मेनोपॉज़ में जो दर्द वगैरह होता है ना, जो जो कठिनाइयाँ होती हैं औरतों को, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। ठीक है? तो इ इसके लिए जो ये दवाई है, ये आज से नहीं, 1920, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल हो गए हैं। इतने पुराने दिनों से इसका एफडीए सैंक्शन है। ठीक है? एफडीए ने इसका प्रोडक्शन, इसका मास प्रोडक्शन और इसको बनाने का जो अप्रूवल है, वो दे रखा है। और प्राइमरीली मेरे को लगता है ये शायद फाइज़र जो कंपनी है, वो बनाती है। ठीक है? तो देखिए, ये जो प्रेमेरिन जो है, या यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एफडीए एफडीए का साइट है, accessdata.fda.gov, ठीक है? तो एफडीए जो आप जानते हो, अमेरिका की, और इंटरनेशनली भी इसको माना जाता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एफडीए अगर किसी दवाई को लाइसेंस देता है, तो उसको ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में किसी भी देश में हो, उसको बिज़नेस करने का राइट मिल जाता है, क्योंकि बाकी जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती हैं सारी कंट्रीज़ की, वो यूजुअली एफडीए के साथ अलाइन ही करती है, वो डिसएग्री ज़्यादा बहुत नहीं करती। एफडीए ने अम,
जो प्रिमेरिन को बेसिकली वो किया हुआ, उसका क्या डोजेज है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ये सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, एडवर्स रिएक्शंस क्या-क्या हो सकती है, इंडिकेशंस और यूजेज कब-कब करना है, ये सारा कुछ एफडीए ने स्टोर किया हुआ है। मतलब इसको बेसिकली एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है एज़ मेडिसिन, ठीक है? अगर आप ये वाली आर्टिकल देखोगे जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से है, इसमें हाँ, इसको डेफिनिटली कंट्रोवर्शियल ड्रग माना जाता है। कंट्रोवर्शियल ड्रग इसलिए माना जाता है क्योंकि एनिमल राइट्स वाले इसको लेकर थोड़ा बहुत हल्ला करते हैं कि एक प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट मेयर का यूरिन लेकर इसको बनाया जाता है, तो उसको कष्ट होता है वगैरह-वगैरह। तो इसको लेकर एनिमल राइट्स जो एक्टिविस्ट्स हैं, वो थोड़ा-सा इसको ये आप यहाँ पे देखोगे। द हिस्ट्री ऑफ प्रिमेरिन इज़ एंटैंगल्ड इन अ फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ ह्यूमन इंट्रिग इन्वॉल्विंग इंजेन्युइटी, इन्फ्लुएंस, कंट्रोवर्सी, एनिमल राइट्स, कॉम्पिटिशन, मनी, प्रोटेक्शन ऑफ स्टॉक होल्डर्स एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो उसमें पूरा हम जाएँगे नहीं, लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी दवाइयाँ हैं, जो आज की साइंस, आज की 21st सेंचुरी साइंस भी इसको एग्री करती है कि हाँ, ऐसी दवाइयाँ हो सकती हैं जो किसी पशु के यूरिन से बने। हाँ, कोई कोई मेडिकल साइंस ये नहीं कहेगा कि आप जो यूरिन डायरेक्टली लेकर आप एक एक कटोरे में डालकर पी लो, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है? लेकिन अगर उस यूरिन को एक केमिकल क्लेंजिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस किया जाएगा, जैसे कि आयुर्वेद में भी किया जाता था। आयुर्वेद के समय में लैबोरेटरीज़ नहीं थी, लेकिन अगर आप वो वही वाला सुश्रुत संहिता पढ़ोगे, तो आपको मिलेगा कि एक एक सैंड के थ्रू क्लीन करने का प्रोसेस होता था, कि जैसे कि कोई किसी भी कैमल का यूरिन हो या फिर काऊ का यूरिन हो, और अम, हॉर्स के यूरिन के बारे में भी सुश्रुत ने लिखा हुआ है। तो वहाँ पे अगर आप वो यूरिन लेते हो, उसको ऐसे ऐसे डायरेक्टली लेकर जैसे हम वो वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं ना कि अरब अरब में शेक वगैरह करते हैं, वैसा नहीं किया जाता है। उसको बेसिकली एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता था, प्रोसेस किया जाता था, सैंड को यूज़ करके और पॉट को यूज़ करके उसको डिस्टिल किया जाता था। डिस्टिल यानी कि उसमें से ज जितना भी यूरिया है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उनको निकाला जाता था, और बाकी जो हेल्पफुल केमिकल्स, क्योंकि उसमें हार्मोन्स भी रहते हैं, एंजाइम्स भी रहते हैं, और जो पेप्टाइड्स वगैरह वो भी रहते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं, उनको फिर वापस यूज़ किया जाता था फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। तो ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्टली उठा के लेके पी जाओ, ठीक है? ऐसा ऐसा क आयुर्वेद में भी नहीं था। लेकिन डेफिनिटली ये बात थी कि इसमें फ़ायदा हो सकता है, और इसमें मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, और उसको इस प्रोसेस के थ्रू आप मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रिमेरिन जो मेयर मेयर की यूरिन है, उसको ऑलरेडी एफडीए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पेटेंट्स भी मिले हुए हैं काऊ यूरिन को, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक देखिए गूगल पेटेंट है, गूगल के ही पेटेंट वाले साइट से है। अनफॉर्चुनेटली हमने इस पेटेंट को, इनफैक्ट इस पेटेंट को हमने काफ़ी पहले लिया था, 2000 साल में, मतलब 2000 में। मतलब इसके 25 साल, 26 साल हो गए अभी इस पेटेंट को। हमने लिया था, लेकिन हमने इसको रिन्यू नहीं किया। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये आप देखोगे कि 2020 में इसका एक्सपिरेशन आ रहा था, और फिर इसका ये पेटेंट एक्सपायर कर गया, क्योंकि इसको अम, इसकी फी नहीं भरी गई थी, फीस नहीं भरे गए थे इसके। और ये 20 सालों तक इसका पेटेंट जो था ये वैलिड था, और कुछ कंपनियाँ थी, हाँ, क्योंकि उसके एफडीए का अप्रूवल नहीं मिला हुआ था, तो इसलिए इससे दवाइयाँ बनाकर बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन नेचुरोपैथी वगैरह के लिए इससे दवाइयाँ बनाकर यूएस में भी बेचा जाता है, और खरीदा भी जाता था 2020 तक। अभी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी आपकी जो ये पेटेंट है वो एक्सपायर कर चुकी है, क्योंकि आपने फी नहीं भरी। अच्छा, अब इसमें देखोगे पेटेंट का, आप सोच लो कि पेटेंट का प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है? पेटेंट मतलब एक इन्वेंटर होता है, वो कहता है कि देखो ये एक मैंने दवाई बनाई है, मैंने ये प्रोसेस है, वो यूजुअली ऐसा कोई रिसर्च वगैरह उसके साथ, वो देखिए आप रिसर्च वगैरह, स्टडी वगैरह होता है ना, जो स्टडीज़ करते हैं, ह्यूमन स्टडीज़, और वो सब करके वो उसको डेटा डालता है। डाल के फिर उसको पेटेंट के लिए वो अप्लाई करता है। फिर गवर्नमेंट की एक एजेंसी होती है जो उस पेटेंट को वैलिडेट करती है। और गवर्नमेंट के जो पेटेंट के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं ना, पेटेंट इंस्पेक्टर्स, वो कोई अरे-गरे आदमी नहीं होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है? आप जानते हो हिस्ट्री में एक बहुत ही फेमस पेटेंट इंस्पेक्टर था, अ, लेट 19th सेंचुरी में, कोई कोई नाम जानता है उस व्यक्ति का? जर्मनी में पेटेंट्स अम, वो करता था, इंस्पेक्ट करता था, पेटेंट ऑफिस में काम करता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम था उसका, ठीक है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद पेटेंट पेटेंट ऑफिसर था। तो मतलब मैं नहीं कहता कि हर पेटेंट ऑफिसर जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, लेकिन पेटेंट ऑफिस में आपको पेटेंट का इंस्पेक्टर बनने के लिए, आप किसी विषय में आपको पेटेंट को वैलिडेट करने के लिए, आपको उस फील्ड में आपको साइंटिफिक नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। मतलब डेफिनिटली आपको मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए। शायद पता नहीं मतलब डॉक्टर्स भी लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन मास्टर्स डिग्री तो आपको होनी चाहिए, और आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करना पड़ता है। और अम, अगर यहाँ पे हम वेस्टर्न कंट्रीज की पेटेंट ऑफिस की बात करें, तो डेफिनिटली काफी सीरियस चीज है। तो यहाँ पे देखिए एक ये था कि काउ यूरिन डिस्टिलेट को एक एंटीबायोटिक की तरह, सॉरी, फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन कंटेनिंग काउ यूरिन डिस्टिलेट एंड एंटीबायोटिक, इसमें आप देखोगे कि इज एन अमाउंट एंटीमाइक्रोबियल, इसमें एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट्स हैं, और इसके ऊपर भी रिसर्च वगैरह किया गया था, ठीक है? तो इसको पेटेंट, इतने सारे इन्वेंटर्स ने इसके ऊपर काम किया था, सारे शायद कोई इंडियन एजेंसी ही थी जिसने काम किया था, सारे इंडियंस ही थे जिसने इसके ऊपर काम किया था, और इसको यूएस से पेटेंट मिला हुआ था।
ठीक है, ग्रांट हुआ था। यहाँ पे देखिए 2000 के दिसंबर में डाला गया था एप्लीकेशन, और जाके 2 साल बाद, 1.5 साल बाद एप्लीकेशन ग्रांट हुआ था। तो प्रॉपर रिसर्च के बाद ही ग्रांट हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये देखिए दूसरा भी एक पेटेंट है। इसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमने इसको रिन्यू किया नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं किया। ये 2021 में ये पेटेंट जो है फी रिलेटेड एक्सपायरी के कारण से वो हो गया है, एक्सपायर कर गया है। लेकिन अगर इसको भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी रिसर्च डाली गई थी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहा गया था कि बायोएक्टिव फ्रैक्शन फ्रॉम काउ यूरिन डिस्टिलेट इज अ बायो एनहांसर और ऑफ एंटी इन्फेक्टिव, एंटी कैंसर एजेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा क्लेम है कि आप जो काउ यूरिन को डिस्टिल करके उससे जो नेसेसरी जो मटेरियल्स उसको निकाल के उसको एक बायो एनहांसर की तरह यूज कर सकते हो, जिसमें से आपको एंटी इन्फेक्टिव, चलो एंटी इन्फेक्टिव तो बहुत छोटी चीज हो गई, लेकिन एंटी कैंसर एजेंट्स भी आपको मिलेंगे उसमें, और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक पेटेंट अप्रूव हुई थी, और ये इस पेटेंट में भी आप इसको फर्दर भी इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो, जो ये पेपर वगैरह है इसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये दिस इज सीरियस बिजनेस। ये कोई बैठ के अपना ट्रोल, अपना कोई अपोलोजिस्ट या पोलेमिसिस्ट बैठ के अपने दिमाग से वो बातें कर रहा है, वो कर रहा है, वो शायद खुद भी नहीं जानता, वो शायद कोई प्रोडक्ट पी रहा है बैठ के जिसमें यूएस पेटेंट अप्रूव्ड काउ यूरिन शायद वो पी रहा है, वो जानता भी नहीं है, वो पी रहा है और मजाक बना रहा है। ठीक है, तो ये दिस इज सीरियस बिजनेस। और जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं, जो पेटेंट ग्रांट करते हैं, जो पेटेंट अप्लाई करते हैं, जो उनको लेकर स्टडी वगैरह करते हैं, मतलब इनको आप अगर ये 2 पेटेंट्स आप देखोगे तो इसको काफी सारे स्टडीज के अंदर इसको मतलब रेफर भी किया गया है, इंक्लूडिंग इवन वेस्टर्न स्टडीज के अंदर भी इनको रेफर किया गया है। ठीक है, तो जो लोग ये काम करते हैं, ये तो मतलब ऐसे तुच्छ लोगों के तुच्छ आइडियाज से मतलब उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये साइंस की प्रोग्रेस के लिए करते हैं, और ये साइंस का ही सोचते हैं, और ह्यूमन काइंड के बेनिफिट का सोचते हैं। अच्छा, अभी एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसको जरा ये पूछा जाए कि केनिया के कुछ जो पादरी है, वो ये क्यों कहते हैं कि यूरिन पीने से 170 एलिमेंट्स, 170 बीमारियां हील हो सकती है। और ये कौन सी यूरिन की बात हो रही है? काउ यूरिन की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। कौन सी यूरिन की बात हो रही है? ये बेसिकली अपनी यूरिन की बात हो रही है, ह्यूमन यूरिन की बात हो रही है। मतलब आप खुद एक कटोरी में यूरिन करो और फिर उसको ढक ढक से पी जाओ। ठीक है, तो आपको काफी सारा बेनिफिट मिल सकता है। ये 2012 की स्टोरी है। कैथोलिक प्रीस्ट है केनिया के, फादर बसिलियो नियागी और फादर फ्रांसिस लिमो रिवा। इन्होंने एक कैंपेन चालू किया था, जहां पे उन्होंने एडवोकेट किया था कि यूरिन का कंजम्पशन कीजिए फॉर हीलिंग पर्पसेस। और इसको फिर बाकायदा उन्होंने चर्चेस वगैरह में करना भी शुरू कर दिया था। Practice was promoted at their prayer houses in Meru and Tharaka Niti countries, which claims it could cure various ailments, including HIV/AIDS, क्योंकि आप जानते हो कि अफ्रीका में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके कारण से इन्होंने ये करना शुरू कर दिया था, और लोग चर्च वगैरह में पीना भी शुरू कर दिया था। और इसको लेकर आज भी डिवाइडेड स्टैंड्स है। अब डेफिनेटली जो मीडिया है, जो साइंटिफिक यूनिवर्सिटीज वगैरह है, सब ने बहुत ही नेगेटिव स्टैंड इसका लिया था। तो उन लोगों ने इसकी निंदा की थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑल अफ्रीका क्या है, वो कहता है कि यूरिन कैन नॉट हील यू। ओके, सम प्रीस्ट इन द डायोसीस हैव बीन प्रमोटिंग द ड्रिंकिंग ऑफ मॉर्निंग यूरिन इन अ कैंपेन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद फिर चर्च ने क्या किया, खुद को, क्योंकि काफी ऑपोजिशन आया, काफी बैकलैश आया स्पेशली वेस्ट से, तो उन्होंने खुद को डिस्टेंस कर लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द कैंपेन, और कहा कि भाई ये जो कह रहे हैं ये इनकी पर्सनल राय है, हम इसमें नहीं जाते हैं। मेडिकल ओपिनियन डेफिनेटली ये था कि नहीं, ये सब गलत क्लेम्स हैं, और इससे तो मैं पूरी तरह से 100% एग्री करता हूं कि भाई सुबह उठ के अपनी जो मॉर्निंग यूरिन है उसको पीना बिल्कुल भी कहीं पे भी उसको कंडोन नहीं किया जा सकता, एनकरेज नहीं किया जा सकता। और डिस्पाइट द चर्चेस ऑफिशियल पोजीशन, फादर रिवा कंटिन्यूड हिज कैंपेन, establishing an institution known as the University of the People to teach the importance of what he called Father Riva's dose. ठीक है, तो ठीक है, फिर देखिए प्रीस्ट स्टेप अप, ये सिटीजन टीवी केनिया का यूट्यूब साइट है, मैं उसमें नहीं जाने वाला अभी, लेकिन प्रीस्ट स्टेप अप टीचिंग ऑन यूरिन थेरेपी. Catholic priest likes putting everything into contest, the miracle of urine therapy, even with medics saying otherwise. ठीक है, फिर पास्टर एजेकियल has put some funny water in a bottle and he wants you to drink it. ठीक है, तो ऐसे करके अच्छा, ये मैंने केनिया की स्टोरी आपको दिखाई। आपको ऐसे स्टोरीज आपको यूरोप से भी मिल जाएंगी, आपको अमेरिका से भी मिल जाएंगी। इनफैक्ट एक बीच में मूवमेंट चालू हुआ था जिसमें एक बाइबल का एक अजीब वर्स आता है, ठीक है, कि अपनी टंकी से पानी पियो, ऐसा कुछ वर्स आता है। ठीक है,
तो उसको लेकर लोग कहते थे कि भाई अपनी टंकी से पानी पियो, उसको मतलब जो उसका ट्रेडिशनल वो होता है कि मतलब अपनी अपनी मतलब सॉरी फॉर यूफेमिज्म, मतलब अपनी बीवी के साथ ही संबंध बनाओ, ठीक है, इसलिए अपनी टंकी से पानी पियो। लेकिन कुछ और लोगों ने इसका ये मतलब निकाला कि अपनी टंकी से पानी पियो मतलब अपनी जो फिजिकल टंकी है, बायोलॉजिकल टंकी है, उससे पानी निकाल के पियो, ठीक है। तो ये मतलब निकाल के उन्होंने ये डाल दिया कि चलो ये मतलब जो मॉर्निंग यूरिन है उसको पीना चाहिए। तो शायद इसी लाइन ऑफ थॉट से ये बंदा भी आ रहा है, ये जो फादर्स है कीनिया वाले, ये भी शायद उसी लाइन ऑफ थॉट से आ रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग गोबर के ऊपर भी बात करते हैं, गौमूत्र के ऊपर भी बात करते हैं। तो इनका ये जो ईश्वर है, इनका ईश्वर जो है ये मानता है कि गोबर जो है वो इंसान की जो पॉटी होती है उससे प्योर ज्यादा है, और राइचस जो लोग होते हैं उनको गोबर खाना चाहिए, ठीक है। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। एजेकियल ब्रेड, ये बहुत फेमस, ये एक फेमस आपको एक वर्स मिल जाए। अच्छा, एजेकियल एग्जैक्टली ब्रेड, की 12-13 भैया। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, अरे ये क्या आ गया, डोंट अलाउ। एजेकियल 12-13 ना, एजेकियल 12 चला जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हाँ, एग्जाइल सिंबलाइज्ड, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये में देखिए, उसको वो कहता है कि इज़राइल को सज़ा मिलने वाली है, लेकिन इज़राइल को डायरेक्टली सज़ा नहीं देने वाला। ये मतलब ये जो यावे का प्रॉब्लम है, वो डायरेक्टली किसी को सज़ा नहीं देता, वो इनडायरेक्टली सज़ा देता है। किसी एक बंदे को उठा के लाकर लाता है, जैसे पहले भी ओल्ड टेस्टामेंट में था कि तुमने कोई गलती की होगी तो एक उसको लेके आओ, एक सांड लेके आओ, सांड को काट दो और उसे उसके खून को छिड़क दो इधर-उधर मूर्ति के सामने, और फिर मूर्ति मतलब वो कॉवेनेंट जो था, आर्क ऑफ कॉवेनेंट, उसके सामने छिड़क दो और इर्द-गिर्द छिड़क दो खून को, तो फिर वो जो पाप है आपका धुल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने एजेकियल को बोला कि देखो मैं तो इज़राइल के ऊपर बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन इज़राइल को डायरेक्टली मैं अभी दंड नहीं देने वाला, तो मैं तुमको दंड देने वाला हूँ। तो एक सिंबॉलिक उसने सीज बनाया, एक्साइल जो है सिंबलाइज करके उसने एक बनाया, जिसमें उसने बोला कि तुमको ये करना है, वो करना है। अच्छा, कहाँ गया? अच्छा, ये रहा। अरे मैंने इसको अपने ट्विटर में डाला हुआ था। अच्छा, आपको रेफरेंस, डायरेक्ट रेफरेंस मालूम है इसका? भैया एग्जैक्टली की 12-13 है। 12 में कहा है कि टट्टी खा लो, और फिर 13 में कहा है कि नहीं नहीं गोबर खा लो। एग्जैक्टली की 12 में। हाँ, एजेकियल 12 है ना, तो इसमें मुझे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नेट पे शायद कोई और रेफरेंस दिख रहा है यहाँ पे मेरे को। तो मैं देखिए यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल यार भैया, आपने सही सही बोला, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, तो उसको सजा दी जाती है क्योंकि तुम सीज में हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको अपना जो जो खाना बनाओगे, तुमको बेसिकली बार्ली का जो रोटी, बार्ली की रोटी बना के खानी पड़ेगी। और बार्ली की रोटी आप बनाओगे किसमें, तो कहता है पहले यावे कहता है कि भाई ह्यूमन एक्सक्रीमेंट को यूज करो, मतलब अपनी खुद टट्टी करो, ये कोई जूम इन टट्टी पॉसिबल है यूज क्या? करो। जूम इन कैसे करूँ हाँ यार? हाँ, अच्छा ठीक है। ये पीसिंग का क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया आपसे कि क्या ह्यूमंस की टट्टी के उपले बन सकते हैं? लाइक हाउ? मतलब लाइक मैं लॉजिस्टिक्स समझना चाहता हूँ उसके। मैं कंसिस्टेंसी देखी है मैंने ह्यूमन एक्सक्रीमेंट की, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ। जी मतलब उसके उपले, लाइक मतलब हाउ? या हो ये जी कैसे कर रहे हो? कंटिन्यू करिए भाई। जी जी। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि आप ह्यूमन एक्सक्रीमेंट के ऊपर अपना ब्रेड बनाइए, ठीक है। और देखिए उस समय तो बर्तन वगैरह होता नहीं था, तो ह्यूमन एक्सक्रीमेंट के ऊपर जो ड्राई करके उसके ऊपर डायरेक्टली ब्रेड को रख के आप अपना ब्रेड बनाइए, ठीक है। तो उसने कहा, तो उसको बहुत आपत्ति हुई, उसने कहा कि अरे भगवान, आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि मैंने कभी आपके नियमों को नहीं तोड़ा है। मैंने कभी कोई निषिद्ध जो कॉर्प्स वगैरह वो है वो नहीं खाया मैंने कभी। तो मैंने कोई जो इम्प्योर चीजें नहीं खाई, तो आप मुझे अभी क्यों इम्प्योर चीज खाने के लिए बोल रहे हो? तो याद रखिए, इम्प्योर चीज वो किसको बोल रहा है? ब्रेड को बोल रहा है जो बनाई गई है ह्यूमन टट्टी के ऊपर। इसका मतलब है वो भी इसको एक्नॉलेज कर रहा है कि जो अगर आप ब्रेड को ह्यूमन टट्टी के ऊपर रख के उसको बेक करोगे तो उसमें ह्यूमन टट्टी भी आ जाएगी, जो किसी भी फ्यूल सिस्टम में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ईश्वर को वो बात मालूम नहीं थी, जब उसने बोला, क्लैरिफाई कर दिया, तो ईश्वर को मालूम पड़ा, यावे को। तो यावे ने कहा हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो मैं तुमको ये अनुमति देता हूं कि तुम काउडंग को यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट। इसका मतलब है क्योंकि तुम एक राइचस बंदे हो, एक प्रॉफिट हो, तुम काउडंग के ऊपर ब्रेड अपना बना सकते हो और उसको खा सकते हो, उससे फिर तुम्हारी कोई इंप्योरिटी नहीं आने वाली। तो तो फिर उसने वो अलाउ किया, और फिर रिजकिल ने वही प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। तो मतलब अगर आप इस बाइबल वर्स देखोगे, तो वैसे तो यावे जो है एक मूर्ख किस्म का भगवान है, लेकिन फिर भी वो भी उसको भी ये बात मालूम है कि भाई काउडंग जो है वो राइचस चीज है, वो प्रॉफिट्स के लायक चीज है। तो जब ये कहते हैं कि भाई तुम तो काउडंग खाते हो, तुम तो काउ यूरिन पीते हो, तो मैं तो सीधा उनको
ये कहता हूँ कि भाई एजेकिएल ने तो मेरे को यही शिक्षा दी है तो मैं यही करता हूँ। तो तो फिर क्रिश्चियन प्रिंस को भी पूछना चाहिए कि भाई ये यावे को क्या पड़ गई थी, मतलब यावे ने क्या उस समय हिंदू धर्म वो कर लिया था, अपना लिया था कि उसने ये बात कही थी एजेकिएल को। हिंदू नहीं धर्म नहीं है भैया, नहीं। ऐसे नहीं नहीं, ऐसे मूर्खों को हम लोग हिंदू धर्म में आने नहीं देते, ठीक है। नहीं बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाँ, उनकी शुद्धि नहीं, मतलब ऐसे ऐसे चित्रकों की शुद्धि नहीं होती है। तो नहीं, यावे जो है वो हिंदू में नहीं हो सकता, वो टट्टी खाने के लिए बोल रहा है भैया, तो अलाउड नहीं है, ठीक है। लाइक स्टे अवे, तो हम अलग हैं मलेशिया ना, जी। मल की इच्छा करने वाले ये वो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मल की इच्छा करने वाले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिटरली मतलब साबित कर दिया उस टर्म को, मतलब जो संधि है उसको लिटरली साबित कर दिया।